हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम ईएमआई का यूनिट नंबर 2 शॉर्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी। तो ये तुम्हारा सिलेबस है, एज पर एकेटिव देख लेना। हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। अगर इलेक्ट्रिकल पावर मैं डीसी इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूँ तो वो होता है केवल वोल्टेज इनटू करंट। उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है वोल्टेज और करंट में। जिस फेज में वोल्टेज जाता है उसी फेज में मेरा करंट जाता है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती जिसकी वजह से फेज डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन एसी की बात करें तो एसी में क्या होता है कि वी आई कॉस फाई का हमारे पास एक फेज डिफरेंस रहता है। तो इस वजह से हम एसी को पावर अगर नापना हो तो वी आई इंटू कॉस फाई लिखते हैं। यहाँ पे तुम्हारा पावर तीन तरह का होता है। एक अपरेंट पावर जिसको सप्लाई पावर भी बोलते हो, जो ओरिजिनेट होता है पावर सप्लाई, जो तुमने सप्लाई पावर दिया फिर उसके बाद तुम भेज दिए। भेजने के बाद जो तुम्हारा यूज पावर हो जाएगा उसको एक्टिव पावर बोलते हैं। जैसे लोड में यूज़ करो एक्टिव पावर होता है। जो यूज नहीं होता फिर वापस चला जाता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, रिएक्टिव पावर कहलाता है। टाइम कम होने की वजह से मैं इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बस इतना जान लेना एक्टिव और रिएक्टिव पावर। तो यही दोनों पावर को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। एक्टिव पावर को भी और रिएक्टिव पावर को भी मेजर करेंगे वाटमीटर के यूज करके। पहले वाटमीटर हम जानेंगे वाटमीटर होता क्या है। वाटमीटर जो होता है, वाटमीटर तुम्हारा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पावर मेजरमेंट के लिए। ये वाटमीटर तुम्हारा एसी के लिए भी यूज़ होता है और डीसी के लिए। इसमें जैसे मेन टाइप्स ऑफ वाटमीटर दिया है, डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर, इंडक्शन टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल। तो हमारे सिलेबस में केवल दो है, डायनेमो टाइप, इंडक्शन टाइप वाटमीटर। इंडक्शन टाइप हम वाटमीटर यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं तो इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। सिंगल फेज एनर्जी मीटर भी हम वही उसी को बोलते हैं, तो हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। टॉर्क इक्वेशन सब कुछ अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ यूनिट नंबर 1 देखो, बहुत अच्छे से किया गया है। डायनेमो टाइप वाटमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा वाटमीटर होता है जो पावर तो नापता है लेकिन वो एसी और डीसी दोनों को नापता है, ठीक है। तो ये दोनों एसी और डीसी दोनों सप्लाई की पावर को ये क्या करता है, मेजरमेंट कहलाता है करता है, इसलिए डायनेमो टाइप वाटमीटर इसको बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप वाटमीटर भी बोलते हैं। तो इसका यूज़ होता है। सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें क्या होता है, दो फिक्स्ड कॉइल हो जाते हैं। एक यहाँ पे मैंने कोई लिया आयरन या कोटेड कोई भी लेमिनेटेड कोल ले लिया, यहाँ दो ठो मैंने क्या कर दिया, इनको इस पे कॉइल कर दिया। तो यहाँ पे इसको मैंने फिक्स्ड कर दिया, फिक्स्ड दो कॉइल लगा दिया हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या है, स्प्लेंडर लिया, स्प्लेंडर को ज्वेलर बियरिंग लगा दिया क्योंकि स्प्लेंडर अच्छे से घूम सके। इस पर मैंने पॉइंटर लगा दिया। फिर इसी पर मैंने एक मूवेबल कॉइल लगा दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे मूवेबल कॉइल लगा दिया। अब इसको जब कंट्रोलिंग यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क आएगा तो उसको रोकने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए मैंने स्प्रिंग लगा दी है, और जब डैम्पिंग आएगा तो उसके लिए मैंने एयर डैम्पिंग लगा दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी। अब मैंने क्या किया, इसको लगाने के बाद यहाँ पे मेरी सप्लाई है। अब सप्लाई के बीच में ये क्या रहेगा, मेरा मीटर रहेगा, यहाँ पे मेरा लोड रहेगा। लोड में लगाऊंगा, लोड और सप्लाई के बीच में मेरा क्या रहता है, मीटर रहता है। तब जाके मेरा पावर को क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। तो यहाँ से सप्लाई से दो लाइन आ रही है, मान लेता हूँ मैं सिंगल फेज सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो सप्लाई आई तो जो तुम्हारा ये रहता है फिक्स्ड कॉइल रहता है, फिक्स्ड कॉइल में जो सप्लाई जाती है और सप्लाई और लोड के साथ ये किस में रहता है, सीरीज में। देखो ध्यान से, ये सीरीज में कुछ इस तरह से ही है, सीरीज में है, ठीक है। तो ये सीरीज में रहता है। लेकिन जो तुम्हारा मूवेबल कॉइल रहता है वो क्या रहता है, वो तुम्हारा पैरेलल रहता है, शंट में रहता है, किसके, लोड के भी रहता है और सप्लाई वोल्टेज के भी रहता है। तो यहाँ तुम्हें ध्यान देने लायक है कि अगर तुम्हारी सीरीज में जो कॉइल है, फिक्स्ड कॉइल है, तो उसमें करंट की मात्रा की क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन शंट में क्या है, वोल्टेज की, यहाँ पे जितना वोल्टेज मैं बढ़ाऊंगा शंट में उतना ही वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो भी इफेक्ट दिखा जाएगा, यहाँ से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट होगी, करंट की वजह से, जो सप्लाई करंट आ रही है। लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो यहाँ से वोल्टेज के वेरिएशन की वजह से, कितना ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब दोनों में जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो दोनों में क्या बन जाएंगे, मैग्नेटिक पोल बन जाएंगे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन है, रिपल्सन हो जाएगा और हमारा पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। चलो देख लेते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया, सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वर्किंग देखें, यहाँ से तुम्हें नहीं समझ में आएगा, मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। तो ये प्रिंसिपल वर्किंग के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये फिक्स्ड कॉइल मैंने उठा के रख दिया, सारी चीज़ें उठा के रख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं डीसी के लिए देखूंगा और एसी में पॉजिटिव के लिए, क्योंकि डीसी में जो करंट होता है पॉजिटिव में ही होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव एक ही फेज में होता है। तो पॉजिटिव के लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ एसी का भी पॉजिटिव केस कवर हो जाएगा। तो मान लो सबसे पहले मैंने डीसी दिया, पॉजिटिव एसी दिया, तो एक करंट की डायरेक्शन मैं ये मान लेता हूँ, आई इधर गया तो यहाँ से आई करंट बढ़ जाएगा, I1 इधर, I2 इधर गया। अब यहाँ से
से देखो I1 करंट इधर इधर गया, इस डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे तो तुम्हारा जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाएगा, राइट हैंड कर्ल रूल लगाओ तो जिस लगेगा तुम अपने मुंह की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ रहे हो, और अंगूठा किस डायरेक्शन में जा रहा है, तुम्हारे राइट हैंड की डायरेक्शन में जा रहा है। तो राइट हैंड की डायरेक्शन में इधर जा रहा है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया, फिर यही आगे गया, इस तरह से गया, इसके सीरीज में बंधा हुआ है। यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे तो जिस लगेगा अंगूठा तुम अपने मुंह की दूसरी तरफ मोड़ रहे हो, नीचे की तरफ मोड़ रहे हो, तो तुम्हारा अंगूठा इधर इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। उसको मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया दोनों तरफ। जब ये साउथ नॉर्थ बन जाएगा तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगी। ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से जाती है साउथ से निकलती है, नॉर्थ से जा रही है साउथ से निकल रही है, यानी नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया। लेकिन बीच वाले करंट में क्या है, बीच वाले करंट में I2 करंट जा रही है। यहाँ पे वोल्टेज जितना ज़्यादा मैं करूँगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे फील्ड बनेगी। यहाँ पे मैं करंट जितना ज़्यादा फ्लो कराऊंगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा फील्ड बनेगी। ये तो हमने बात कर ली। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे तो राइट हैंड कर्ल रूल लगाओ, जिस लगेगा तुम अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़ रहे हो, तो यहाँ से निकलते हुए दिखाई देगा। यहाँ से निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ नॉर्थ है और यहाँ क्या है, साउथ नॉर्थ है। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा। और इनके बीच में कौन सा फोर्स लग जाएगा, बताओ जरा, रिपल्सन का। जब रिपल्सन का लगेगा तो इधर टॉर्क किधर लगेगा, इस साइड लगेगा। अगर इधर रिपल्सन लग रहा तो इधर इसको इधर खींचेगा तो तुम्हारा पॉइंटर इधर मूव कर जाएगा, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर लग गया। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रोकने के लिए कौन सा टॉर्क आता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इधर लग जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जब इसमें डैम्पिंग आ जाएगी, वाइब्रेशन आ जाएगा, तो उसके लिए हम डैम्पिंग टॉर्क लगा देंगे, जिसको TD से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल D से। तो इस तरह से ये इसकी वर्किंग होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि इसमें ज़्यादा करंट फ्लो ना हो सके, ये वोल्टेज पे काम करता है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ये जो फिक्स्ड कॉइल है, ये फिक्स्ड कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, इसलिए इसको करंट कॉइल भी बोलते हैं। लेकिन ये जो फिक्स्ड कॉइल है, करंट फ्लो हो रही है, करंट कॉइल कहते हैं। ये करंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी अगर इसका मैं टॉर्क निकालना चाहूँगा, इसका अगर मैं फ्लक्स देखना चाहूँगा, फ्लक्स किसके डायरेक्शन में होगा, φ1 देखना चाहूँगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 के होगा। क्योंकि फ्लक्स करंट से ही बनता है, तो φ2 भी मैं देखूँ तो φ2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I2 के। लेकिन यहाँ पे I2 बढ़ेगा कि घटेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज के। सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, सप्लाई वोल्टेज घटाओगे तो करंट घट जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली ये पैरेलल में है किसके, सप्लाई वोल्टेज के। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, सप्लाई वोल्टेज के हो जाता है। तो याद रखना, ये वोल्टेज के पैरेलल है, इसमें ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, इसलिए वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं, और प्रेशर कॉइल भी इसके वो प्रेशर कॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी वर्किंग रही। अब नेगेटिव पार्ट में हम देख लेते हैं। देखो नेगेटिव पार्ट में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा मान लो, डायरेक्शन ऑफ करंट मान लो कि इधर से करंट जा रही है, इधर से करंट आ रही है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से करंट इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी, तो इधर ऊपर की तरफ जाएगी, इधर से आ रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जाती जा रही है। तो जब करंट की डायरेक्शन तुमने चेंज कर दिया, अब तुम राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे, तो राइट हैंड कर्ल रूल में कैसे लगेगा, डायरेक्शन मैंने वही लिया है क्या यार, एक मिनट देना। हाँ, ये डायरेक्शन मैंने ये चेंज कर दिया, तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे, तो राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे तो देखोगे अंगूठा तुम्हारा इस साइड निकल रहा होगा, अंगूठा इस साइड निकल रहा होगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा तुम्हारा, और ये साउथ बन जाएगा। और यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे अंगूठा तुम्हारा इस डायरेक्शन में निकल रहा होगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ। और इसमें क्या होगा, इसमें भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कर्ल रूल लगाओगे तो तुम्हारा ये नॉर्थ बन जाएगा, और ये साउथ। अगेन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, साउथ साउथ बन रहा है, साउथ साउथ क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और यहाँ पे क्या बन रहा है, नॉर्थ साउथ, जो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फिर हमारा पॉइंटर क्या करेगा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी देख रहे हो टॉर्क एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, चाहे चेंज करो, AC सप्लाई चेंज करो या ना करो। लेकिन PMMC में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज भी होता है, इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप के, AC के साथ साथ DC भी नाप ले रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अगर हम टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे टॉर्क, ध्यान देखो, DC के लिए मैं बात करूँ तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I1 × I2, यानी कि जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा φ1 φ2 के, और φ1 φ2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, I1 I2 के। लेकिन ये अब जो φ2 है ये कौन सा है, प्रेशर कॉइल का है। अब प्रेशर कॉइल किस पे डिपेंड कर रहा है, जो इसका करंट डिपेंड कर रहा है किस पे, वोल्टेज पे, सप्लाई वोल्टेज पे। तो यहाँ पे T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I1 × V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या है, I1 × V क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो हमारा टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पावर के। तो ये DC के लिए हो गया। लेकिन AC में क्या होता है, AC में फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट में। मान लो मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिख रहा हूँ, जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखोगे तो इस माल से लिखते हैं, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है।
तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे लिखते हैं? अगर मैं वी लिखना चाहूँगा तो क्या लिखते हैं? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। मैं मान लेता हूँ ये क्या है, मेरा साइन ऑफ ओमेगा टी वोल्टेज का है। तो मेरा करंट का क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस के साथ आएगा। तो मैं मान लेता हूँ आई एम वन साइन ऑफ ओमेगा टी -5। ये हो जाएगा मेरा करंट और वोल्टेज क्या है, अलग अलग फेज में चल रहे हैं, सेम फेज में नहीं जा रहे हैं। लेकिन I2 क्या होगा? I2 हो जाएगा IM2 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब कहोगे ओमेगा टी कैसे हो गया? क्योंकि भाई I2 डिपेंड कर रहा है तुम्हारे किसके? वोल्टेज पे। वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो बढ़ रहा है, घटा रहे हो तो घट रहा है, तो उसी के फेज में ना है, तो इसीलिए उसी के फेज में मैंने साइन ऑफ ओमेगा 2 लिखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, IM को मैं RMS वैल्यू में लिखा हूँ। जैसे मुझे RMS वैल्यू लिखना होता है तो मैं कैपिटल में, हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। तो RMS वैल्यू बराबर क्या होता है? RMS वैल्यू बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। तो मैक्सिमम वैल्यू को RMS वैल्यू में मुझे चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ I RMS को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? कैपिटल I1 कर दिया, यहाँ पे कैपिटल I2 हो जाएगा। तो ये मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे कैपिटल V चेंज कर दिया हूँ। तो मैंने कहाँ से कहाँ लाया? जब भी हम AC में कैलकुलेट करते हैं RMS वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम एवरेज वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं जाते हैं, RMS वैल्यू पे ही डिपेंड करते हैं। अब इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? अगेन जैसे मैं पढ़े हो गए तो मैंने आयरन का, मूविंग आयरन का दिखाया था। तो मूविंग आयरन में यहाँ पे क्या आ रहा था? DL/d थीटा, क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो कॉइल हैं, और दो कॉइल के बीच में जो इंडक्टेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है? म्यूचुअल कॉइल। एक ही क्या है तुम्हारा मूविंग कॉइल है, ये तुम्हारा क्या है फिक्स्ड कॉइल है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस लग रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस लगने की वजह से DM/d थीटा आ गया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है। ये मैं मूविंग कॉइल में बता चुका हूँ कैसे आया, तो मैं अगेन उसको नहीं करवाने जा रहा हूँ। I1 की वैल्यू रखूंगा √2 I1 साइन ओमेगा टी -5। I2 की वैल्यू रखूंगा √2 I2 साइन ओमेगा टी DM/d2। अब यहाँ पे I1 I2 2 को मैं इधर भेज दिया हूँ, √2 क्या हो गया? 2 हो गया साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी -5 DM/d थीटा। अब यहाँ पे I1 I2 हो जाएगा। ये किसका फार्मूला होता है? 2 टाइम्स ऑफ साइन A साइन B, वो होता है cos A - B प्लस cos A प्लस B होता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस करूँगा, यानी फर्स्ट एंगल थीटा ओमेगा टी माइनस दूसरा θ2 कर सकते हो। ओमेगा टी यहाँ माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसी तरह प्लस साइन A प्लस B, ये क्या है? ओमेगा टी, बी क्या है? ओमेगा टी -5। तो ओमेगा टी -5 कर दिया हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, cos फाई। यहाँ देखोगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 ओमेगा टी -5 तुम्हें मिल जाएगा DM/d थीटा। तो ये मुझे टॉर्क यहाँ पे अभी मिला है। आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। जो अभी हमने किया है वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ देखो, जब मैं एवरेज एक साइकिल की बात करूँगा, मैं AC की बात कर रहा हूँ, तो AC की एक साइकिल की ही बात करूँगा। एक साइकिल की जब बात करता हूँ तो यहाँ पे एवरेज में जब भी आता है 2 ओमेगा टी, जब भी रहता है हमारा कॉस क्या हो जाता है? कॉस 0 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू ये 0 हो जाएगी, बचेगा क्या? cos फाई। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये टाउ कह सकते हैं, TD कर सकते हो, डेवलप टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 cos फाई DM/d थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं I2 किसके प्रोपोर्शनल है? सप्लाई वोल्टेज के। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज आ जाएगा। और VI cos फाई किसके बराबर होता है? पावर के बराबर। तो इसकी जगह पे हम पावर भी लिख सकते हैं। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा KD। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क हम जानते हैं, ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। TD किसके प्रोपोर्शनल है? पावर। यहाँ पे DM/d थीटा करोगे, DM/d थीटा भी कांस्टेंट हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर क्या आ जाता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने डेवलपिंग टॉर्क निकाल लिया। अब उसको कंट्रोलिंग टॉर्क क्या आ जाएगा? कंट्रोलिंग टॉर्क, हाँ यहाँ पे हम स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है KC × थीटा। थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इक्विलिब्रियम में हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है? KD/IV cos फाई DM/d थीटा। और TC कितना है? KC थीटा। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, थीटा ही निकालते हैं ना, पॉइंटर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी की तो वैल्यू हमें चाहिए। तो थीटा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? KC इसके नीचे आ जाएगा, तो KD/KC मल्टीप्लाइड बाई VI1 cos फाई DM/d थीटा। अगर हम DM/d थीटा को कांस्टेंट कर दें, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा? VI cos फाई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा VI cos फाई के। और ये किसके बराबर हो जाएगा? पावर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि I2 लगभग नेग्लेक्टेड है। I2 की जगह हमने V को ले लिया सप्लाई वोल्टेज, तो I1 ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ओके, ये नॉन लीनियर होता है क्योंकि पावर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब I × V, यानी दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी टोटल पावर 2 आ जाती है। अगर हम इलेक्ट्रोडायनोमीटर में एरर की बात करें तो एरर क्या हो जाता है? प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस एरर आ सकता है। जो हमने प्रेशर कॉइल उसमें दिया है उसका इंडक्टेंस बढ़ या घट सकता है, उसकी वजह से एरर हमें देखने को मिल सकता है। प्रेशर कॉइल का मतलब जिसमें जो वोल्टेज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, मूवेबल कॉइल। कनेक्शन एरर, हम कनेक्शन इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। स्टे मैग्नेटिक फील्ड, स्टे मैंने बताया था यूनिट नंबर 1 में,
कि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे अंदर के इक्विपमेंट को क्या कर सकती है, ख़राब कर सकती है, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर सकती है। टेम्परेचर एरर तुम्हें पता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो इसका भी एरर आ सकता है। एडवांटेज क्या है इसका, एसी के साथ साथ डीसी भी नाप रहा है, एक्यूरेसी इसकी हाई है, सॉरी यूनिफॉर्म स्केल होता है इसका, एक मिनट, पावर पे डिपेंड करता है V/I, हाँ यूनिफॉर्म होता है, सुटेबल फॉर स्टैंडर्ड है इंस्ट्रूमेंट, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए सूटेबल होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, एक्सपेंसिव होता है। इसका टॉर्क वेट देखोगे, इसमें बहुत सारी मशीन लगी, बहुत सारे कॉइल लगाए गए हैं, 2-3 कॉइल लगाए गए हैं, तो उसका वेट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो जो इसके ऊपर डेवलपिंग टॉर्क हो जाएगा और वेट हो जाएगा, उसकी रेशियो कितना आ जाएगी, ज़्यादा, यानी यहाँ पे वेट ज़्यादा है, टॉर्क कम उसके प्रोड्यूस हो रहा है। और ये क्या होता है डिसएडवांटेज, अभी हमने देखा कि सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड के, अगर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके थ्रू ये अपना क्या कर सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है। एप्लीकेशन क्या है, लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, कैलिब्रेशन में यूज़ किया जाता है, प्रिसीजन पावर मेजरमेंट। अगर कुछ ना याद आए, ना समझ में आए, इसका एप्लीकेशन है, सीधे लिख देना है, पावर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एसी और डीसी दोनों पावर के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी कोई भी चीज़ दे तुम्हें लिखने के लिए, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में लिख दो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रोडायनोमीटर क्या, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इतना तो आ रहा है ना, पावर नापता है, लिख देना कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी और डीसी पावर को नापता है। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसका कंस्ट्रक्शन बना दोगे, कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद वर्किंग थोड़ा सा समझा देना, फिर थोड़ा बहुत एरर एरर बता देना, एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन बता देना। तो उसमें तुम्हारे चांसेस बनते हैं कि पूरे पूरे नंबर मिल जाए। एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेना, बहुत अच्छे से किया हूँ, तो ये इस पर नहीं जा रहा हूँ। इंडक्शन टाइप वाट मीटर देखो यार, सिंगल फेज वाट मीटर या सिंगल फेज एनर्जी मीटर, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, यूनिट नंबर 1 में बहुत अच्छे से मैं इसको समझाया हूँ, तो इसको यहाँ पे मैं नहीं समझाने जा रहा हूँ, इसको स्किप करूँगा, ठीक है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं 3 फेज सिस्टम की। 3 फेज सिस्टम क्या होता है, जैसे तुम्हारे घरों में आती है वो सिंगल फेज लाइन होती है, यानी 2 तार होते हैं, 2 तार तुम्हारे घर में आते हैं, एक क्या होता है, एक में लाइन करंट होता है, एक न्यूट्रल करंट होता है जिसमें करंट वापस जाता है। लेकिन 3 फेज में क्या होता है, 3 लाइन होती है, RYB होती हैं। तो इसको इस तरह से 3 फेज को तुम कैसे जोड़ सकते हो, 3 फेज को या तो स्टार में जोड़ सकते हो, जैसे कि मान लो ये मेरा एक हो गया, लोड हो गया, और एक मेरा ये लोड हो गया, ये लोड हो गया, एक मेरा ये लोड हो गया, ठीक है। अब इनको मुझे जोड़ना है, चाहूँगा तो इन दोनों के पॉइंट एक साथ जोड़ दूँ, बाकी इनको मैं सप्लाई से जोड़ दूँ, इस तरह से जोड़ सकता हूँ। अगर ऐसे जोड़ोगे तो तुम्हें खुद दिखाई देगा कि ये क्या कर रहा है, ये एक स्टार कनेक्शन बना रहा है, तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं स्टार। ये तुम्हारा RYB 3 फेज आ जाते हैं, ठीक है, RYB 3 फेज आ जाते हैं। अगर मैं बैलेंस की बात करूँ तो बैलेंस में क्या होगा, ये वाली जो करंट होती है सप्लाई वाली करंट, तो उसको लाइन करंट बोलते हैं, और इसके अंदर जो करंट जाती है उसको फेज करंट बोलते हैं। और यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो लाइन वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होगा। तो बैलेंस कंडीशन में जो लाइन करंट होती हैं, जैसे लाइन करंट I1, I2, I3, ये आपस में बराबर होंगी, I1 I2 बराबर I3 बराबर I के बराबर होगा। और इनके बीच में जो लाइन वोल्टेजेस होते हैं, जैसे लाइन वोल्टेजेस V1, ये लाइन वोल्टेज इधर के वोल्टेज बता रहा हूँ, V1 V2 V3 बराबर किसके होते हैं, VL के। और जो फेज करंट होते हैं, फेज करंट आपस में बराबर होंगे, जैसे इसमें जाएगा, अगर इसको मैं ABC नाम दे दूं तो IA बराबर IB बराबर IC बराबर किसके होगा, फेज करंट के, IPS कर सकते हो। और इसके बीच जो वोल्टेज क्रॉस आएगा, VA बराबर होगा VB के, बराबर होगा VC के, बराबर VPS ले सकते हैं, ये तीनों बराबर होते हैं। तो ये स्टार कनेक्शन हो गया बैलेंस का कंडीशन। बैलेंस डेल्टा में भी वही बैलेंस होगा। और डेल्टा में क्या है कि मैंने 3 लोड लिया और 3 लोड से मुझे 3 फेज सप्लाई चाहिए, तो एक का हो सकता है कि इसका एक वाला हिस्सा इसके दूसरे हिस्से से जोड़ दें और इसका दूसरा हिस्सा किसी दूसरे वाले एलिमेंट के साथ जोड़ दें। तो ये इस तरह से तुम्हें क्या मिल जाएगा, इस तरह से तुम्हें मिल जाएगा डेल्टा कनेक्शन। अब यहाँ पे देखो डेल्टा में एक प्रॉब्लम क्या होती है, डेल्टा में ये होता है कि यहाँ पे तुम एक एक्स्ट्रा वायर नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम्हारा जो ये होता है 3 फेज जो बैलेंस में स्टार कनेक्शन होता है उसमें से एक वायर तुम निकाल सकते हो, न्यूट्रल वायर, एक एक्स्ट्रा वायर तुम्हें मिल जाता है, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज हो जाता है। तो चलो चलते हैं। याद रखना वाट मीटर जो मैंने अभी पढ़ाया है, वाट मीटर में 2 कॉइल होते हैं, ओके, 2 कॉइल होते हैं। मैंने बताया एक करंट कॉइल होता है, एक प्रेशर कॉइल होता है। हम जब से देखते आ रहे हैं करंट कॉइल हमेशा लोड के साथ किस में लग रहा है, सीरीज में, लोड या सप्लाई रहे उसके साथ सीरीज में लग रहा है। लेकिन जो हमारा प्रेशर कॉइल होता है, ये प्रेशर कॉइल होता है, ये लोड के साथ तो आता है, लेकिन ये सप्लाई के साथ आएगा, लेकिन लोड के साथ किस में रहता है, पैरेलल में रहता है। हमेशा याद रखना, अगर ये मान लेते हैं लोड में लगा हुआ है, लोड के साथ लगा हुआ है, तो यहीं पर लगा दूंगा तो इसके पैरेलल लग जाएगा। या तो लोड के साथ पैरेलल में लगाओगे, या तो इसका दूसरा सिरा तुम न्यूट्रल के साथ लगाओगे, या तो कह सकते हैं दूसरे लाइन के साथ लगाओगे, ठीक है। जैसे जैसे आएगा कंडीशन हम आगे देखते जाएंगे। चलो अब हम पावर मेजरमेंट करते हैं।
टू वाट मीटर। पहला क्या है, बैलेंस या अनबैलेंस दोनों लोड हम क्या करेंगे, बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड में दोनों में हम मेजरमेंट करेंगे पावर का। देखो यार थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ा, फ़ोटो लगाना पड़ा, तो थोड़ा संभाल लेना, बस मैं समझा दूंगा अच्छे से, बस तुम देखते जाना। पहला हम देखेंगे स्टार कनेक्शन लोड। स्टार कनेक्शन लोड कैसे करते हैं हमने देखा था अभी, ये है तुम्हारा, और एक ये आगे, सॉरी एक मिनट, ये एक हो गया, ठीक है, यहाँ से एक गया, ये हो गया, यहाँ से एक गया, ये हो गया। ये हमारा क्या है, स्टार कनेक्शन है, ठीक है, स्टार कनेक्शन है। यहाँ से मेरी क्या करेगी, वोल्टेज आएगी। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें जो करंट जा रही है, इसमें करंट जा रही है, इसमें करंट, 3 करंट जाएंगी, ए बी सी मैं ले लेता हूँ। ए बी सी, इसमें करंट जाएगी आई ए, इसमें करंट जाएगी आई बी, इसमें करंट जाएगी आई सी। 3 करंट इसमें फ्लो हो गई, और इसका वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस एक वोल्टेज होगा जिसको हम वी ए भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में इसके क्रॉस होगा जो हम वी बी सी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों के क्रॉस होगा जो ए और सी के बीच में होगा तो वी सी ए कर सकते हैं, यानी हम ए बी सी ए ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो जाएगा, ये कौन से वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज। इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा, इसका कोई इंपीडेंस होगा Z1 मैंने बोल दिया, या ZA बोल दो, इसको मैंने ZB बोल दिया, इसको मैंने ZC बोल दिया। अब इसमें भी करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये करंट आ रहा है IA, ये सारी चीज़ें करंट आ रही हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, अब मुझे पावर मेजरमेंट करना है, तो पावर बराबर क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज। तो यहाँ पे करंट तो आ ही रहा है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा अगर मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके क्रॉस जितना मेरा पावर लगाए, यानी यहाँ पे जितना मैं वोल्टेज दे रहा हूँ ये वोल्टेज मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे जो मिलेगा करंट मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज पावर मिलेगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मेजरमेंट। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 3 वाट मीटर यूज़ करना है। 3 वाट मीटर यूज़ करना है तो मैं पहला वाट मीटर इसमें यूज़ कर ले रहा हूँ। वाट मीटर में 2 कॉइल होते हैं, एक होता है तुम्हारा करंट कॉइल जो कि तुम्हारा लोड के साथ किस में रहता है, सीरीज में, तो मैंने सीरीज में बना दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। एक होता है मेरा प्रेशर कॉइल जो कि क्या होता है, पैरेलल, तो मैंने पैरेलल बना दिया, ठीक है। दूसरे में भी मैं इसी तरह जोड़ दिया हूँ। ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया सीरीज में करंट कॉइल, और यहीं पे मेरा हो जाएगा पैरेलल में वोल्टेज तुम्हारा वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल। फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे जोड़ूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा, फिर पैरेलल में आएगा कुछ इस तरह से। अब मैंने कहा था कि प्रेशर कॉइल का या तो न्यूट्रल के साथ जोड़ दो, चूँकि यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर लिए नहीं है तो हमारे पास न्यूट्रल वायर नहीं है, तो हम एक वायर मान लेंगे, ठीक है, एक पॉइंट मान लेंगे कि इसको मैंने एक नोड मान लिया है, एक न्यूट्रल पॉइंट, मैं अपने से यहाँ पे पॉइंट नोड को न्यूट्रल पॉइंट मान लिया हूँ कि यहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट है। अब इन न्यूट्रल पॉइंट में इन सारों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, इन सभी को जोड़ दूंगा, ठीक है। अब जोड़ दिया मैंने। अब क्या करूँगा, सबसे पहले अगर ध्यान से देखोगे तो ए वाले फेज में वाट मीटर 1 नाम दे दिया हूँ, इसको वाट मीटर 2, इसको मैंने वाट मीटर 3 नाम दे दिया हूँ, ठीक है। तीनों वाट मीटर में अगर मैंने पावर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तीनों को जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। ध्यान से देखो अब क्या क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि पोटेंशियल बिटवीन नोड एन एंड एन डैश, इसको मैंने एन बोल दिया है, और जो ये मैंने नोड लिया एन डैश बोल दिया है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को मैंने वी एन एन डैश ले लिया है, यानी मैं मान रहा हूँ कि इसका जो पोटेंशियल होगा इसके पोटेंशियल से इसका हाई होगा, इसलिए वी एन एन डैश मैंने मान लिया है, ठीक है, इतना मैंने मान लिया है। और जो हम इंस्टेंटेनियस फेज वोल्टेजेस की बात करेंगे, जो फेज वोल्टेज जैसे जिसमें ये लगे हैं फेज वोल्टेज, ये वाला कनेक्टेड जो है, जिससे W1 का फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, वाट मीटर में मुझे वोल्टेज चाहिए, करंट तो मुझे पता है इसमें जो करंट जा रहा है I1 जा रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज कहाँ देखूंगा, पहले तो ए के साथ जुड़ा है और एन के साथ, एन डैश के साथ जुड़ा है, तो इसका जो वोल्टेज आ जाएगा क्या आ जाएगा, वी ए एन डैश। फिर उसके बाद देखूंगा दूसरा वाट मीटर बी के साथ जुड़ा है और वी एन डैश के साथ, तो वी एन एन डैश हो जाएगा। फिर तीसरा देखूंगा, तीसरा किससे के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा जुड़ा हुआ 3 के साथ, सी के साथ, और उसके बाद एन के साथ, तो ये हो जाएगा वी सी एन डैश, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएंगी, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अब हम क्या करेंगे, हम वी ए एन डैश की वैल्यू निकालेंगे, वी एन डैश की वैल्यू निकालेंगे, वी सी एन डैश की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद करंट आई ए आई बी आई सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W1 W2 W3 मिल जाएगा। तो वी ए एन डैश क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या है, ये तुम्हारा है वी ए एन, ये वाली अगर मैं बात करूँ यहाँ से मैं एक तार जोड़ देता हूँ, ठीक है, कलर चेंज करके बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा वी ए एन डैश, ठीक है, ये वी ए एन डैश हो जाएगा। यहाँ पर क्या, ये ए पॉइंट है,
ये तुम्हारा सी पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, वही पॉइंट आगे आ गया है, ठीक है। और तो इसके बीच में वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी ए एन वोल्टेज हो जाएगा, इसके बीच में वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी बी एन वोल्टेज हो जाएगा, यही वोल्टेज होगा। अगर मैं ये वोल्टेज निकालना चाहूँ, ये जोड़ा गया है, ये इस तरह से किया गया है, इनके बीच में कौन सी वोल्टेजेज हैं, वी एन डैश, ये वोल्टेज है। ये देखो एक लूप बना रहे हैं, अगर लूप बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं केवीएल लगा दूंगा, जब केवीएल लगाऊंगा तो वी ए एन डैश कितना आ जाएगा, वी एन डैश, ये सप्लाई वोल्टेज की तरह दिख रहा है, तो इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा कि नहीं, वी ए एन प्लस वी एन डैश के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से हम किसको देखेंगे, दूसरे वाले को देखते हैं। ओके, चलो ये जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद इस वाटमीटर की देखते हैं। इस वाटमीटर में अगर हम देखें तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे वोल्टेज है वी एन डैश, और ये वोल्टेज है वी बी, और ये क्या है, वी वोल्टेज है तुम्हारा वी बी एन डैश, ये वाला, ये टोटल वोल्टेज यहाँ से। तो यहाँ जब केवीएल लगाओगे, इस वाले में केवीएल लगाओगे तो ये सप्लाई वोल्टेज की तरह काम कर रहा है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वी एन डैश प्लस वी बी एन, ये मिल जाएगा, ठीक है। वही वोल्टेज यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह से चलो आगे मैं बताता हूँ तीसरा, सी वाले में क्या हो जाएगा, ये वाला सी है, सी में यहाँ पे तुम्हारा जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है, ये सी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके केवल इनके तीन, ये भूल जाओ, ये नहीं है इसके में, ये पीछे की तरफ लगा हुआ है, दीवार के पीछे की तरफ। तो ये केवल तीन चीज़ें हैं, इसमें से ये पहला वाला क्या है, ये वाला क्या हो जाएगा, सी एन डैश हो जाएगा, यही है सी एन डैश। फिर इनके बीच में कौन कौन सा करंट लग रहा है, एक तो वी एन डैश, ये वोल्टेज है, और एक यहाँ पे वोल्टेज आएगा वी सी एन। तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। तो ये वैल्यू मैंने निकाल ली है, सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हूँ, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं, जो वैल्यू लिखा था मैंने आगे उसको लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या है, टोटल इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा। अगर मैं इस वाटमीटर का निकालूँ, इस वाटमीटर का वोल्टेज मुझे पता है, वोल्टेज मैंने लिख दिया वी ए एन डैश, ये वोल्टेज होता है इस वाटमीटर का, ये वोल्टेज मैंने निकाला था, और करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई वन मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से दूसरे वाटमीटर में वोल्टेज वी एन डैश है, उसमें करंट फ्लो हो रही है आई बी, इसमें आई बी करंट फ्लो हो रही है, तो आई बी कर दिया। इंस्टेंटेनियस है इसलिए मैंने स्मॉल में लिया है, प्लस वी सी एन डैश इंटू आई सी आ जाएगा तीसरे वाटमीटर का, ठीक है। ये क्या है, W1 प्लस W2 प्लस W3, ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में जितनी भी वैल्यू मैंने निकाली, इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर दूंगा। तो वी ए एन डैश की जगह क्या आ जाएगा, वी ए एन प्लस वी एन डैश मल्टीप्लाइड बाई आई ए, प्लस वी एन डैश की जगह बी एन प्लस वी एन डैश हो जाएगा आई बी, प्लस वी सी एन डैश की जगह आ जाएगा वी सी एन प्लस वी सी एन डैश मल्टीप्लाइड बाई आई सी हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं ओपन कर दूंगा तो इसके साथ जाएगा वी ए एन आई ए प्लस वी बी एन आई बी प्लस वी सी एन, सबसे पहले बी एन, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद क्या बचा, वी एन डैश, देखो सब में कॉमन है, अगर सब में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, इसमें आई ए आ रहा है, इसमें आई बी जा रहा है, इसमें आई सी, ये एक नोड है, हमें पता है यहाँ पे KCL अगर मैं लगाऊंगा तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड, पूरा टर्म 0। ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये W1 को बता रहा है, ये W2 को बता रहा है, ये W3 को बता रहा है, ठीक है। तो वही वैल्यू हमें लिखनी थी, हमने लिख दिया। इस तरह से हम पावर का क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आ गया, 3 फेज का। ये कौन सा है, स्टार कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन का देखो ऐसे जुड़ा होता है, डेल्टा कनेक्शन में केवल एक ही चेंज हो जाते हैं कि इसमें कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, बाहर न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। तो जो हमारा प्रेशर कॉइल होता है, मैंने कहा था लोड के साथ पैरेलल में जुड़ जाता है, तो यहाँ पर लोड के साथ पैरेलल में जुड़ गया इस तरह से। इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सेम उसी की तरह कैलकुलेशन होगा, तुम इसका एक बार कर सकते हो। ओके, तो इसका कैलकुलेशन मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। अब 3 फेज 3 वायर सिस्टम बैलेंस एंड अनबैलेंस का हम मेजरमेंट करेंगे 2 वाट मीटर यूज करके। अब देखो 2 वाट मीटर यूज़ कैसे करेंगे, मैं डेल्टा की बात कर दे रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ पे मैंने स्टार बताया था, यहाँ पे डेल्टा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से पहले एक लाइन गई होगी, ये पहले डेल्टा हो गया तुम्हारा, ठीक है। डेल्टा में क्या लगा होगा तुम्हारा, ये तुम्हारे लोड लगे हैं कुछ इस तरह से, ये तुम्हारे क्या निकले हुए हैं, ओके। ये फेज, यहाँ पे पहला वाट मीटर मैं लगाऊंगा तो पहला जो करंट कॉइल रहता है इसके किस में, सीरीज में होगा, दूसरा के किस में रहता है, पैरेलल में, तो मैंने पहले छोड़ दिया। फिर तीसरे में मैंने इसी तरह से लगाया, सीरीज में करंट कॉइल और पैरेलल में प्रेशर कॉइल। अब इन दोनों को मैंने किस पे जोड़ दिया, ये जो बची हुई पॉइंट है, बची हुई लाइन है, उस पर मैंने ला के पॉइंट पे जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया।
अब इसके थ्रू मैं W1 W2 और मेजरमेंट करूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ इसका भी क्या कर रहा है, इसका भी वोल्टेज यूज कर ले रहा है, इसका भी वोल्टेज, सबका वोल्टेज यूज कर ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे तीनों का क्या मिल जाएगा, मुझे पावर मिल जाएगा। अब यहाँ पे पावर कर ले, पावर हम क्या कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। उसके लिए कुछ चीज़ें देख लो, कुछ चीज़ें क्या है, यहाँ पे मैंने इसको फिर से बढ़िया से बना दिया है। ये तुम्हारा क्या है, Z1 Z2 Z3 मैंने कर दिया है, बना दिया है अच्छे से। इसमें करंट फ्लो हो रही है Z3 में I3, इसमें फ्लो हो रही है, ये डायरेक्शन देख लो I1 का, I1 इधर I2 जा रहा है, I3 ये क्या है, ये A है, ये A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, ABC। तो वही चीज़ें यहाँ पे बना दी गई हैं। अब यहाँ पे क्या है, I1 IB सॉरी I1 I2 I3 इसमें फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे I1 यहाँ से A टू B फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है, ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है। तो जहाँ से जाती है वो प्लस, जहाँ नहीं जाती वहाँ माइनस, यानी जहाँ लो है माइनस। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा मेरा वोल्टेज का। उसी तरह से V2 हो जाएगा, उसी तरह से V3 हो जाएगा। इतना चीज़ मैंने कर लिया। अब दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, इसमें मैं KVL अप्लाई करूँगा। जब KVL अप्लाई करूँगा तो देखो डायरेक्शन तीनों वोल्टेज का क्या है, सेम है। तो KVL अप्लाई करोगे V1 V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब तीसरी चीज़ क्या है, इस लाइन में देखो, इस लाइन में करंट कितना होगा, जो ये वाली लाइन आ रही है, इस लाइन में करंट कितना होगा। यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है। मान लेता हूँ इसमें I डैश कोई करंट आ रही होगी, ठीक है। अब नोड लगाते हैं, इनकमिंग नोड को मैं प्लस मान रहा हूँ, I डैश प्लस I3, आउटगोइंग को मैं माइनस, यानी बराबर I2। इनकमिंग प्लस इनकमिंग का समेशन बराबर आउटगोइंग का समेशन। तो I डैश अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I3, वही यहाँ पे लिखी गई है। उसी तरह से यहाँ पे I2 इधर आ रही है और I3 इधर जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 माइनस I2। फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे जो करंट जा रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट I1 आ रही है, इधर I2 जा रही है, तो क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, ये वाली करंट हो जाएगी। इसी थ्योरम से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो इतना हमने कर लिया। अब देखो हमें क्या निकालना है, वाट मीटर के थ्रू निकालना है। अब कैसे निकालना है, हम जान गए कि हमें वोल्टेज कौन सा लेना है और करंट कौन सा लेना है। तो W1 अगर मैं निकालूं तो W1 यानी इसका निकालूंगा, तो इसमें जो करंट होगा, करंट कौन सा होगा, I1 माइनस I3। इस करंट कॉइल में जो करंट जा रहा है वो करंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज A और C के बीच में होगा, क्योंकि A और C के बीच में कनेक्टेड है। तो A और C के बीच में देखो ये क्या है, पैरेलल में लग रहा है कि नहीं, पैरेलल में दोनों है, A और C, और ये दोनों पैरेलल में। तो इसमें कौन सा वोल्टेज है, वोल्टेज तो V3। लेकिन V3 का देखोगे डायरेक्शन इधर है, ऊपर की तरफ V3, लेकिन हम कहाँ से आ रहे हैं, A से C आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। इस वजह से माइनस V3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस V3 आ जाएगा। अब W2 की बात करें तो W2 में देखो ये B कॉइल में लगा हुआ, ये तुम्हारा करंट कॉइल हो गया। तो इसमें जो करंट जा रही है, करंट कौन सी है, I2 माइनस I1 है। तो यहाँ पे I2 माइनस I1 कर दिया। अब V2 का देखो, V2 जो डायरेक्शन ये वही डायरेक्शन इसकी भी है, जैसे ये तुम्हारा है V2C, हम जा रहे हैं V2C, यहाँ पे जा रहे हैं। ये जो वोल्टेजेस है, अगर इसको ये इसके पैरेलल में है ना, B और C के बीच में देखो ये है, अगर मैं इसको चाहूँ इस वाले लोड को यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के उठा के यहाँ पे लगा दूँ, कुछ इस तरह से वही होगा। फिर ऐसे जोड़ दूंगा, तो ये क्या है, पैरेलल में है कि नहीं, और पैरेलल में तो ऊपर की तरफ V2 जा रहा है, हमें B से C ही जाना है, B से C जाना है, क्योंकि B2C लगा है। तो B2C और ये ऊपर दोनों डायरेक्शन सेम है, तो V2 आ जाएगा। टोटल वोल्टेज, टोटल हमारा वाट मीटर क्या हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2। अब यहाँ पे क्या है, सारी वैल्यू लिख दिया हूँ, इसको क्या कर दिया हूँ, ओपन कर दिया हूँ। ओपन करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। अभी अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, V3 I3, ये वाला है V3 I3 सबसे पहले लिख लिया, फिर V2 I2 उसके बाद लिख लिया, माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ देखो माइनस टाइम्स ऑफ क्या बचा, I1 दोनों में करंट सेम है, तो माइनस I1 करंट सेम ले लिया, बचा क्या, V2 प्लस V3। और हमने अभी KVL लगा के आया हूँ, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 0। तो यहाँ से V2 प्लस V3 क्या मिल जाएगा, माइनस V1। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, -1। जब -1 लिख दोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तुम्हें क्या मिल जाएगा, V3 I3 प्लस V2 I2 प्लस यहाँ पे क्या आया था, V1 आया था, V1 I1। यही तो हमें चाहिए था, यही हमने नाप लिया, यही हमें मिल जाएगा। W बराबर ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। तो ये वैल्यू मिल जाएगी, यही हमारा क्या है, पावर 1 वाट मीटर का पावर, ये पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1, ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। तो इस तरह से डेल्टा कनेक्शन का हम करते हैं यूजिंग 2 वाट मीटर। बैलेंस अनबैलेंस दोनों कंडीशन की मैं बात बताया हूँ, ठीक है। ये नहीं कि वो केवल बैलेंस का है और अनबैलेंस का है। अब स्टार कनेक्शन देख लो, देखो स्टार कनेक्शन
फिर अगेन मैं बता दिया हूँ, इसको मैं स्किप करूँगा, बहुत अच्छे से बता दिया हूँ तुम्हें कैसे करते हैं, ज्वाइन भी कैसे करते हैं स्टार कनेक्शन में। ये हो गया है, ज़्यादा मैं बताने लगूंगा देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, और तुम्हारा पेपर आ गया, पेपर शायद 29 से है, अगर 29 से है तो हाँ कमेंट कर देना, बता देना, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। अब मैं आता हूँ 1 वाट मीटर यूज़ करके कैसे करते हैं, ठीक है। ये 2 वाट मीटर यूज़ करके रिएक्टिव पावर निकालते हैं। रिएक्टिव पावर कैसे निकालते हैं, जब भी रिएक्टिव पावर की बात आएगी तब हम बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे, अनबैलेंस कंडीशन की बात नहीं करेंगे। बैलेंस कंडीशन में Z1 Z2 Z3 क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, मैंने उधर बताया था। और लाइन वोल्टेजेस भी बराबर हो जाते हैं, और लाइन करेंटेज भी बराबर हो जाते हैं। पावर फैक्टर मान लेता हूँ लैगिंग है, कॉस फाई की है, ठीक है। और ये ऐसी बनेगा जैसे वाट मीटर उधर लगा था 2 वाट मीटर के थ्रू, वैसी लगेगा, बस हम कंडीशन लिख देंगे ये रिएक्टिव पावर के लिए। वो एक्टिव पावर हमने नापा था, अब रिएक्टिव पावर हम नाप रहे हैं 2 वाट मीटर की उसके थ्रू। तो लाइन वोल्टेज अगेन वही चीज़ें लिखी गई हैं। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जब वाट मीटर 1 लिखोगे, वाट मीटर वन क्या आ जाएगा, V13, क्योंकि 1 से 3 में जोड़े हैं तो V13 ये वोल्टेज आएगा। और I1, इसमें I1 फ्लो हो रहा है, I1, और इनके बीच में क्या लगेगा, एंगल लगेगा। इनके बीच में कोई ना कोई लैगिंग है, हम लैगिंग मान के चल रहे हैं, बैलेंस में है तो कोई ना कोई लैगिंग होगी, मान के चलें। तो लैगिंग कॉस फाइव दिखाते हैं, तो कॉस एंगल क्या है, इनके दोनों के बीच में एंगल हमें चाहिए, तो V13 I1 के बीच में हमें एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालेंगे, फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले V1 बैलेंस कंडीशन है, तो 120 डिग्री पे तीनों क्या रहते हैं, बैलेंस जो रहते हैं, ठीक है। 120 डिग्री पे बैलेंस कंडीशन में रहते हैं, ये चीज़ याद रखना। V3 हो गया, मुझे क्या चाहिए, V13 चाहिए, 1 और 3, ये तुम्हारा 1 हो गया, V1 और V3 इनके बीच में मुझे V13 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, V1 यहाँ पर है मेरा, V1 यहाँ पे है। अब इसका मैं अपोजिट डायरेक्शन ले लूँगा, ये कितने 120 डिग्री है, सारे 120 डिग्री, इसका मैं अपोजिट ले लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ V3, यही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जब लैगिंग है, तो हमारा करंट क्या करेगा, लैग करेगा, करंट कुछ इस तरह से यहाँ पे लैग करेगा, ठीक है। ये करंट हमारा I1 हो गया, मान लेता हूँ फाई एंगल से लैग कर रहा है, किसके साथ, इसके साथ। और ये अपोजिट डायरेक्शन V3 आ जाएगा, माइनस V3 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, V1 क्या चाहिए, V13 चाहिए। V13 किसके बराबर होता है, V13 का मतलब है V1 माइनस V1 माइनस V3, यही चाहिए होता है। हमारे पास V1 है, माइनस V3 की ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया, इसका मिरर इमेज अपोजिट डायरेक्शन में खींच दिया हूँ, मतलब ये अगर Z डायरेक्शन में माइनस Z डायरेक्शन में खींच दिया हूँ तो माइनस V मिल जाएगा। अगर मैं इसका वेक्टर सम ले लूँ कुछ इस तरह से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यही ना मिल जाएगा V13, वही वैल्यू यहाँ पे मिली है। अब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, 120 है। अगर मैंने इसको इधर खींचा, पीछे खींचा, बैलेंस कंडीशन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ओके 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पे देखो ये V3 और V1 क्या है, भले ही डायरेक्शन में अलग है, लेकिन बैलेंस कंडीशन में ये तीनों क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये सेम है तो रिजल्टेंट जब आएगा तो इनके बीच में आएगा, तो ये टोटल 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री था, ये 120 डिग्री, तो इसको जब मैं पीछे खींचूंगा तो 60 हो जाएगा। फिर ये इनको V1 और माइनस V3 को 30-30 में बांट रहा है, ठीक है, 30-30 में बांट रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, I1 और V1 के बीच में चाहिए, तो ये टोटल तो इतना 30 है, लेकिन V1 और I1 के बीच में कितना है, 5 है। मुझे किसके किसके बीच में चाहिए, V13 और I1, ये वाली एंगल चाहिए। ये टोटल 30 है, ये टोटल 30 है, ये वाली एंगल चाहिए, ये 5 है, तो क्या कर दूंगा, 30 माइनस 5 कर दूंगा, तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, 30 माइनस 5। उसी तरह से W2 में क्या हो जाता है, प्लस 5 आ जाता है, ठीक है। बस याद कर लो, अगेन वैसे करोगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब W2 करोगे, W2 निकालोगे, तो W2 में करंट कौन सी जा रही है, I2 जा रही है, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, 223 जाओगे, यानी V23 का मतलब V2 माइनस V3। अब यहाँ खोजो V2 कहाँ है, V2 यहाँ पर है, अब V3 कहाँ है, V3 यहाँ पर माइनस करना है, माइनस यहाँ है, दोनों का एक कर दोगे, ये आ जाएगा। इनके बीच में टोटल कितना है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 600 नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये V3 में मिल जाएगा। अब तुम्हें एंगल किसके किसके बीच चाहिए, V3 इसके बीच का एंगल चाहिए, और किसके बीच का चाहिए, I2 के बीच का चाहिए, इसके बीच का। और I2 देखो कहाँ पर है, I2 तुम्हारा यहाँ पर है, I2 ये है, I2 किस में जा रहा है, इस वाले में जा रहा है, ये I2 इस वाले में जा रहा है, ठीक है। V2 में तो एंगल से 5 एंगल से क्या करेगा, ये लैग करेगा, क्योंकि लैगिंग है तो करंट यहाँ पे लैग करते हैं, हर वोल्टेज से हर उसका करंट लैग करेगा 5 एंगल से। तो यहाँ पे 5 एंगल अगेन उसका करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, जैसे ये है V3, ये टोटल क्या है, ये पूरा टोटल 60 है, यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे +30 आ जाएगा, ठीक है। एक का -30, एक का +30, इस तरह से होता है, ये याद भी कर सकते हो।
आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे V13 की वैल्यू क्या है, √3 हो जाएगी। कैसे √3 हो जाएगी, जैसे देखो V13 की निकालूंगा तो V13 कैसे निकालूंगा, अंडर रूट, ये वेक्टर सम है तो V1 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ V1 V3 cos फाई, इनके बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री है। V1 और माइनस V3 के बीच में देखो एंगल कितना है, एंगल तुम्हारा 90 डिग्री आता है। एक मिनट देखने दो, V1 और V3 के बीच में एंगल गलत दिया है क्या, 1 3 निकाल रहा हूँ ना, 1 - 3, V1 और V3 30, ठीक है, ये समझ में आ गया, 60। कुछ गलत किया है क्या यहाँ पे, चलो अच्छा हम क्या रख रहे हैं, 60 रख के देख लेते हैं। और ये क्या है, V1 V3 सारी सारी चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं, तो V के बराबर है तो V स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ V का स्क्वायर V1 मल्टीप्लाइड V3 यानी V मल्टीप्लाइड V3 V स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो तुम्हें मिल जाएगा √3 का V स्क्वायर यानी √3 ऑफ V। तो ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ वैल्यू मैंने लिख दिया है V13 का। I1 किसके बराबर हो जाएगा, I के, उसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू मैंने लिख दी है, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है वैल्यू। आगे चलते हैं, आगे बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते जाओगे। जब तुम्हें रिएक्टिव पावर चाहिए होगा तो रिएक्टिव पावर में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तुम्हें एक्टिव पावर मिल जाएगा। यहाँ पे एक्टिव पावर मिल गया, फिर माइनस कर दोगे W1 - W2 तो तुम्हें रिएक्टिव पावर मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें लिख दी गई हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, देख लेना यार, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्योंकि इससे आता भी नहीं है। ये वाला मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं लिख दिया हूँ, इसको तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे, नहीं आएगा तो बताओगे, ओके, कमेंट करके। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर क्या करता है, एनर्जी को कैलकुलेट करता है। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्टोर करते जाता है, बाद में हमें बताता है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी क्या निकालते हैं, पावर इनटू टाइम। ये दो प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, एक 3 फेज एनर्जी मीटर होता है। इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो कि फैराडे लॉ के हिसाब से कनेक्टेड है। फैराडे लॉ नहीं दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिया था, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर हम देख चुके हैं, जो कि ये होता है, तो ये मैं नहीं करने जा रहा हूँ। 3 फेज में देखो क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। 3 फेज क्या है, 3 फेज का नापता है, ठीक है, 3 फेज का पावर नापेगा, बस इतना उसके बारे में लिखना। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है, वहाँ पे देखो मैंने जब सिंगल फेज में बताया था यूनिट नंबर 1 में, उसको देखना जरूर। तो यहाँ पे इतना पार्ट था, तो सिंगल फेज का 2 मैं लगा दूंगा। जब सिंगल फेज का 2 मैं लगा दूंगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा 3 फेज में बन जाएगा। सिंगल फेज के एनर्जी मीटर को मैं 2 बार ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 3 फेज एनर्जी मीटर बन जाएगा। अब यहाँ पे अगेन ये वाली जो कॉइल रहती हैं वो सीरीज में रहते हैं लोड के साथ। तो देखो RYB 3 ठो लोड हो गया, 3 ठो सप्लाई हो गया, ये लोड हो गया, RYB लोड हो गया। तो यहाँ से जो आ रहा है ये इसके साथ सीरीज में जा रहा है, यहाँ से भी ये इसके साथ सीरीज में जा रहा है। ये तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया जो डायरेक्ट चला गया, ठीक है। और जो तुम्हारा ये वाला कॉइल रहता है, ये प्रेशर कॉइल रहता है, वो क्या रहता है, पैरेलल में रहता है, सप्लाई के और लोड के भी। तो एक लोड ये आर लिया है तो इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर एक यहाँ पे बी है तो ये एक इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये देखोगे पैरेलल में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब जो पैरेलल में जा रहा है वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, जो सीरीज में जा रहा है वो करंट पे डिपेंड करेगा। इसका अभी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है सिंपल एनर्जी मीटर 1 की तरह होता है। एनर्जी मीटर 1 में क्या होता है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लो एनर्जी मीटर 1 हो गया, ये एनर्जी मीटर 1 हो गया, एनर्जी मीटर 2 हो गया, तो E1 E2 कैलकुलेट करता है, फिर टोटल एनर्जी हमें दे देता है E1 + E2 करके, ओके। यहाँ पे होता क्या, यहाँ से जैसे ही इसमें करंट जाएगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो इसको कट करेगी, जो कि आयरन का डिस्क लगा होता है। आयरन की डिस्क को जब कट करेगी तो इसमें एक क्या जनरेट हो जाएगा, EMF जनरेट हो जाएगा। चूंकि ये एक शॉर्ट सर्किट है आयरन का डिस्क, उसमें करंट जनरेट हो जाएगा जो इस तरह से घूमने लगेगा, जिसको हम ED करंट बोलते हैं। मान लेते हैं कि इसकी वजह से I1 करंट मान लेता हूँ, इसकी वजह से मुझे ∅1 फ्लक्स जनरेट हुआ, जिसकी वजह से EMF 1 जनरेट हो गया, इसकी वजह से ED करंट E1 मान लेता हूँ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे को भी इसी तरह इमेजिन करो I1। अब दूसरे में मान लेता हूँ कि I2 करंट जा रहा है, इस वाले कॉइल में मान लेता हूँ I2 करंट आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से भी फ्लक्स जनरेट होगा, जो कि मैं मान लेता हूँ ∅2 जनरेट होगा। इसकी वजह से इसमें अगेन क्या जनरेट होगा, एक EMF जनरेट होगा, मान लेता हूँ EMF 2 जनरेट होगा, और उसकी वजह से ED करंट आएगा जो कि IE2 आएगा।
अब देखो इसमें टॉर्क कैसे लगेगा। पहले हमने I1 दिया तो ईएमएफ जनरेट हुआ, उसकी वजह से ईडी करंट E1 जनरेट हुआ। दूसरे बार में मैंने दिया तो ∅2 जनरेट हो गया। ∅2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये I1 क्या है, इसमें I1 फ्लो हो रहा है, तो ये एक करंट करेंट कंडक्टर बन गया। करंट करेंट कंडक्टर को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ∅2 में रख दिया हूँ, तो उसमें एक क्या करेगा, फोर्स लगने लगेगा। मान लेता हूँ कि जो मेरा ∅2 है, ∅2 की डायरेक्शन कौन सी है, ये ∅2 की डायरेक्शन है, जो ∅2 की डायरेक्शन ये है, और तुम्हारा करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ जब करंट की डायरेक्शन इसमें I1 का डायरेक्शन निकालोगे, ∅1 की डायरेक्शन ये है, ऊपर ऊपर जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, राइट हैंड का रूल लगाओगे तो ये करंट की डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि I1 की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, I1 की डायरेक्शन मतलब ये मान सकते हो। और ∅2 तुम्हारा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ∅2 काम कर रहा है, जो कि नीचे की तरफ है। यानी अगर यहाँ पे तुम लगाओगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो FBI के हिसाब से लगाओ, FBI के हिसाब से लगाओगे तो ये बीच वाली उंगली जो होती है, अंगूठा और उंगली के एक बीच में जो उंगली होती है, वो किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को। और करंट को कौन बताएगा, तुम्हारा लास्ट वाली उंगली जो परपेंडिकुलर होती है, मिडिल फिंगर। और अंगूठा तुम्हें फोर्स को बताएगा, तो फोर्स तुम्हारी तरफ दिखाई दे रहा होगा, तो यानी डिस्क इधर घूमेगी। उसी तरह से ∅2 के थ्रू I2 जनरेट हुआ, तो इसमें I2 फ्लो हो रही है, और यहाँ पे ∅1 की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि अगेन ये क्या है, और करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने किस में रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो उसमें भी एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और टॉर्क इसमें देखो फ्लक्सेस के क्या है, डायरेक्शन चेंज है, तो फोर्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो पीछे की तरफ हो जाएगा, सॉरी इसी की तरफ आएगा। दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड का हम लेते हैं डिफरेंशियल। जब डिफरेंशियल लेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा रिजल्टेंट टॉर्क होता है। ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ यूनिट नंबर 1 में। इसी तरह से इसके लिए भी वही डिफिनीशन होती है। ठीक है, यहाँ से E1 कैलकुलेट हो जाएगा, E2, और दोनों को जोड़ दोगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये 3 फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होती है। इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल होता है, रोबस्ट कर सकते हो, रिलायबल होता है फॉर AC एनर्जी मीटर के लिए। डिसएडवांटेज केवल AC पे काम करता है, इंडक्शन है तो AC पे ही काम करेगा। थोड़ा सा लेट एक्यूरेट होता है, एक लाइट लोड पे, कम लोड पे कम एक्यूरेट होता है। एप्लीकेशन फिर यार मेजरमेंट के लिए 3 फेज है तो इंडस्ट्रियल में ही यूज़ किया जाएगा, तो 3 फेज कंज्यूमर या सब स्टेशन पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 फेज हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं अपने लिए, हमारे पास सिंगल फेज आता है। अब एनालॉग फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, एनालॉग फ्रीक्वेंसी मीटर ये होता है कि एक ऐसा डिवाइस होगा जो कि फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करेगा, वो एनालॉग फ्रीक्वेंसी मीटर कहलाता है। अब इसके कुछ टाइप देख लेते हैं। वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर, वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर में क्या होता है कि देखो, एक थिन यहाँ पे क्या लिया जाता है, एक कोल लिया जाता है। ठीक है, ये कोल लिया जाता है, आयरन कोल, कोई भी कोल कह सकते हो, लेमिनेटेड कोल लिया जाता है। उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक बहुत थिन स्टील का छोटा छोटा करके एक रीड भर दिया जाता है, ये रीड, और इस रीड का अपना फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड कर दिया जाता है कि जैसे इस रीड की फ्रीक्वेंसी 45 है, इसकी 47, इसकी 49, मतलब इसके रेंज में इतना। तो उसका क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहती है इसकी रीड की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम फिक्स्ड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने लेमिनेटेड कोड लिया है उसी के ऊपर हम क्या कर देंगे, एक कॉइल को हम लपेट देंगे, उसके ऊपर वाउंड कर देंगे, और उसको हम AC सप्लाई से क्या कर देंगे, एक्साइटेड कर देंगे। जब AC सप्लाई से एक्साइटेड करूँगा तो मान लो मैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से AC सप्लाई दे रहा हूँ, तो इसमें जो जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड वो 50 हर्ट्ज से इस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करेंगे, इन सारे स्टील वाले रीड को जब कट करेंगे तो उसमें वो वाली रीड दब जाएगी, वो तुम्हें वैल्यू देने लगेगी जिसका रेंज होगा लगभग 50 के आसपास होगा, वो वाली दब जाएगी और बताएगी कि ये क्या है, 50 फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर कम होगी तो कम के लिए बताएगा, 40 होगी तो 40 वाला स्टार्ट हो जाएगा, 50 होगी तो 50 वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका वर्किंग हो गया, और इसका क्या हो गया, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, दोनों हो गया। तो ये टाइप दो नंबर में आता है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा। ओके, सारी चीज़ें लिखी गई हैं, एडवांटेज ये सारी चीज़ें पढ़ लेना यार, वही चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ नापते हो यार, पावर स्टेशन पे ये सारी चीज़ें नापते हो, बस बोल देना है कि लेस एक्यूरेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर देखो क्या होता है। इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लो, ये भी वही होगा कि ये क्या नापेगा, फ्रीक्वेंसी नापेगा। कुछ नहीं आ रहा तो बोल देना बस फ्रीक्वेंसी नापेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखना है, लिख देना फ्रीक्वेंसी नापेगा। अब इसमें देखो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसका देख लो, मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन के ही पार्ट पे चलता हूँ। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन देख लो, दो हम कॉइल लेते हैं, एक कॉइल A एक कॉइल B, ये कॉइल A हो गया, कॉइल B, ये कॉइल A हो गया, ये दोनों कॉइल A हो गए, इन दोनों को एक साथ मैंने क्या कर दिया हूँ, जोड़ दिया हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर उसके 90 डिग्री पे ठीक मैंने कॉइल B ले लिया हूँ, ये कॉइल B दोनों को मैंने जोड़ दिया।
ये कॉइल बी हो गया। कॉइल बी को मैंने फिक्स कर दिया, उनके बीच में एक मूविंग या मैग्नेटिक नीडल रख दिया हूँ, जिसके ऊपर मैंने पॉइंटर लगा दिया हूँ। और यहाँ पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नापेगी। फ्रीक्वेंसी इधर लोअर होगी, इधर हायर, इधर नॉर्मल। नॉर्मल यानी इंडिया में 50 हर्ट्ज है तो ये नॉर्मल होगी, उससे कम होगी तो लोअर की तरफ, उससे ज़्यादा होगी तो हायर की तरफ होगी। ठीक है, ये हमारा पॉइंटर हो गया। अब पॉइंटर को रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं है, स्प्रिंग चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन स्प्रिंग यहाँ पे लगाते नहीं है। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। सप्लाई के साथ देखो कैसे जोड़ते हैं। ये सप्लाई मैंने दिया, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा इंडक्टर लगा दिया हूँ। क्यों? क्योंकि कोई हार्मोनिक आएगा तो उसको कैंसिल आउट ये कर देगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो कॉइल ए है मेरा, कॉइल ए के मैंने सीरीज में, देखो ये सीरीज में है ना, ये सीरीज में गया। अगर इस तार को मैं यहाँ पे लगा देता तो ऐसा नहीं लगता, ये ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे आ रहा है। तो सीरीज में मैंने क्या लगा दिया है, सीरीज में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, और उसके पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया है, इंडक्टेंस लगा दिया है। इस तरह से, कुछ इस तरह से हो गया। एल आर ए लगा दिया। फिर आगे मैं बढ़ा, आगे जैसे बढ़ा मैं जो ये कॉइल है, कॉइल बी के पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया है, इंडक्टर लगा दिया है। देखो ये पैरेलल में है ना, कुछ इस तरह से इसे लगा हुआ है, तो ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या लगा दिया है, इंडक्टर भी लगा दिया है। और उसके सीरीज में, ये देखो सीरीज में है, अगर इसको इधर जोड़े होते तो कुछ इस तरह से आ जाता है। ये सीरीज में है। ठीक है, तो रजिस्टेंस तुम्हारा किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, तो इसको सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया है। इतना याद रखना। क्या याद करना है, कॉइल ए में मैं जो कॉइल ए में जो रेजिस्टेंस लगाता हूँ वो सीरीज में लगाता हूँ, जो इंडक्टर लगाता हूँ पैरेलल में लगाता हूँ। कॉइल बी में जो इंडक्टर लगाता हूँ पैरेलल में लगाता हूँ, और रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में लगाता हूँ। इतना मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे जो इफेक्ट सारी चीज़ें आएंगी, वो इफेक्ट तुम्हारे किसकी वजह से आएंगी, इंडक्टर की वजह से आएंगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब मैंने क्या किया, मुझे फ्रीक्वेंसी नापना है। यल बराबर क्या होता है, 2πf, यही होता है, हम जानते ही हैं। अब मैंने मान लो सप्लाई दिया, केस नंबर वन मैंने सप्लाई दिया, वर्किंग समझा देना इसे। केस नंबर 1 करके लिखा नहीं है, बस जो बोल रहा हूँ सुन लो बस। केस नंबर 1 50 हर्ट्ज दे दिया, और 50 हर्ट्ज जब जाएगा, इसमें भी 50 हर्ट्ज जाएगा, इसमें भी 50 हर्ट्ज जाएगा। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में इस तरह से बैलेंस रहते हैं, ये बैलेंस कंडीशन होते हैं। और दूसरी चीज़ बताना भूल गया कि ये जो तुम्हारे कॉइल ए हैं, कॉइल ए के ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि मैग्नेटिक नीडल्स को काटते हुए जाता है, वो होता है एक्सिस ऑफ कॉइल ए। और उसी तरह से कॉइल बी के ठीक परपेंडिकुलर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि मैग्नेटिक नीडल को काटते हुए जाएगा, वो होता है हमारा एक्सिस बी। ठीक है, इतना समझ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होगा, केस नंबर 1 में 50 हर्ट्ज मैंने दिया, तो यहाँ पर भी जाएगा, तो यहाँ पर भी जो तुम्हारा एक्सएल आएगा, वो एक्सएल और ये एक्सएल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, मान लेता हूँ कि इंडक्टर दोनों के सेम है, तो सेम आएगा क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी सेम दे रहा हूँ। तो इम्पीडेंस मुझे दोनों के सेम मिल जाएंगे, जेड बी इक्वल टू जेड ए मिल जाएगा। तो दोनों में करंट क्या होगा, दोनों कॉइल में करंट सेम जाएंगे। जब दोनों कॉइल में करंट सेम जाएंगे तो दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सेम बनेगी। और इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे गए हैं, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, अपोजिट बनेगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर इसको उठाना चाहेगी, तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर ढकेलना चाहेगी, और दोनों का फोर्स क्या है, बराबर है। दोनों का फोर्स बराबर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक ही जगह पे टिका रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं हिलेगा। कैसे नहीं हिलेगा, देखो देख लेते हैं। तुम सोच रहे हो कि कैसे हो रहा होगा। यहाँ मान लो करंट आई जा रहा है, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन मान लेता हूँ, ये डायरेक्शन जा रही है, तो ये इसको इधर घुमाना चाहिए, इधर घुमाना चाहिए, पॉइंट इधर आना चाहिए। लेकिन इसमें मान लेते हैं, इसमें करंट आई इधर जा रही है, इस वाले डायरेक्शन में इधर जा रही है, तो इसमें जब तुम राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे तो कैसे लगाओगे, इधर करंट आती हुई दिखाई देगी, इधर यानी नीचे की तरफ। तो ये इधर खींचना चाह रही है इसको, ये इधर, इसको इधर से नीचे दबाना चाहिए। तो ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर हैं। दोनों फोर्स जब बराबर होंगे तो ये कभी भी हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसी पोजीशन पे रहेगा। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, केस नंबर 2 में देखो क्या है, केस नंबर 2 में मैंने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को मैंने लो रखा है, लो। फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से मैंने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। जब 50 हर्ट्ज से कम कर दिया है तो एक्सएल मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस। और एक्स ए और एक्स भी क्या हो जाएगा, दोनों लो हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो कॉइल ए में हमारा इंडक्टर लगा है, वो किस में लगा है, पैरेलल में लगा है। और कोई भी चीज़ जब पैरेलल में लगी रहती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वोल्टेज के। वो वोल्टेज को इफेक्ट करती है, करंट को नहीं। करंट इसमें क्या होगा, पैरेलल में करंट हाई जाता है। जैसे एक रजिस्टेंस सीरीज में लगाओ, 2 रजिस्टेंस, और 2 रजिस्टेंस पैरेलल में लगाओ, तो करंट किस में जाते हैं, इसमें करंट फ्लो कराओगे तो 2 रजिस्टेंस अपोज करेंगे, लेकिन इसमें उतना अपोजिशन नहीं मिलेगा। इसलिए जो पैरेलल में लगा
होता है वहाँ पे इंडक्टर कम होगा, तो जो एक्स ए जो होगा बहुत ज़्यादा, बहुत लेस होगा। इस ये भी लेस होगा लेकिन उतना लेस नहीं होगा, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ का इंडक्टर कम हो गया, यहाँ का इंडक्टर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ का इम्पीडेंस जो हो जेड बी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यहाँ का एक कॉइल ए का इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो कॉइल ए में करंट ज़्यादा जाएगी। जब कॉइल ए में करंट ज़्यादा जाएगी तो डायरेक्शन कुछ इस तरह का लग रहा था, ठीक है। कॉइल ए में जब ज़्यादा जाएगी तो डायरेक्शन इस तरह का लग रहा था, इस तरफ का ज़्यादा लगेगा और एक इस तरफ का, यानी ये इधर खींचना चाह रहा था, ये इधर खींचना चाह रहा था। तो इधर वाला फोर्स अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इधर वाला जब फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा पॉइंट किधर चला जाएगा, हायर की तरफ। सॉरी एक मिनट देना, नहीं करंट की डायरेक्शन हमने गलत ले ली है क्या, ये लो हो जाएगा। हाँ, करंट की डायरेक्शन हमने क्या लिए, गलत ले लिए। करंट की डायरेक्शन इधर से जा रही है, ठीक है, इधर से जाते हुए कुछ इस तरह से जा रही है, यहाँ से इधर जाएगी। नहीं ये तो वही हो जाएगा ना यार, हमने लो लिया तो हमें लो की तरफ मिडल जाना चाहिए था। अगर इधर करंट जा रही है, राइट हैंड का रूल लगाओगे इस तरफ से, इधर भी ढकेलना चाहेगी ना यार। सॉरी, वो जो पहले बताया था कि राइट हैंड का रूल, ये इधर उठाना चाहेगी और ये इधर नीचे दबाना चाहेगा। जब इधर दबाना चाहेगा तो इधर आना चाहेगा, ये उठाना चाहेगा तो ये इधर जाना चाहेगा। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट ध्यान से फिर से समझना। फिर से क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ का इम्पीडेंस कम हो जाएगा, यहाँ का इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ का इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, यानी कह सकते हैं ये दो प्लेट है, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी रही होगी, इस तरह से आई रही होगी, ऐसी गई होगी, ठीक है। ये करंट ऐसे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मैंने गलत ले लिया था, करंट की डायरेक्शन ये रही होगी। यहाँ से क्या है, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, यहाँ अंदर जाएगी, घूमेगी, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से लौट के चली आएगी, ठीक है। ये इस तरह से करंट गई है, ये याद रखना, इसे करंट गई है, इस तरह से गई है, इस तरह से ऊपर से इधर गई है। तो यहाँ पे जब निकालोगे तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा तो ये इधर आएगा और ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको इधर खींचना चाहेगा, इसको इधर खींचना चाहेगा। वही तो था यार, एक मिनट, वही था भाई। यहाँ पे अगर करंट जा रहा है तो करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये इसको इधर खींचना चाहेगा, इधर खींचना चाहेगा तो पॉइंटर इधर आना चाहेगा। लेकिन वो जो कॉइल बी में इधर करंट जा रहा है तो नीचे की तरफ लग रहा था, जो पहला वाला था वही सही था, इधर नीचे की तरफ लगेगा तो नीचे की तरफ इधर ढकेलना चाहेगा तो ये इधर आएगा। यानी हमने क्या किया था, लोअर फ्रिक्वेंसी दिया था ना, लो फ्रिक्वेंसी दिया था। एक मिनट अगेन फिर से समझना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, फिर से समझना क्या है। यहाँ का जेड लेस है, जेड भी क्या है, हाई है। जेड भी हाई है तो कम करंट जाएगा, किसमें, इसमें कम करंट जाएगा। तो यहाँ से करंट कैसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन ये है, मान लो ये इधर से जा रही है, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं इधर से करंट इधर से जा रही है, इधर से करंट जा रही है तो इसमें जाएगी, इसमें होते हुए पास होके आ जाएगी, ठीक है। इसमें जाएगी फिर इधर जाएगी, इधर होते हुए आ जाएगी। तो इधर से करंट जा रही है, इधर से ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तुम्हारी, अगर राइट हैंड का रूल लगाओगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और ये वाला जो फोर्स लग रहा होगा ये मान लेते हैं ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये वाला फोर्स इसको इधर लाना चाह रहा है, ये ऊपर जब मैं उठाऊंगा तो ये इधर ले जाना चाह रहा है, ऊपर उठाओगे तो इधर ले जाना चाह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर खींच रहा है। तो लो दिए हो तो इधर तुम्हारा पॉइंट किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा। करंट का डायरेक्शन इसमें नहीं दिया, बस करंट का डायरेक्शन इसमें क्या करना याद रखना तुम, ठीक है। जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे, यानी हाई फ्रिक्वेंसी दोगे, 52 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दोगे, तो ये इसका जेड भी कम हो जाएगा, जेड ए ज़्यादा हो जाएगा। अगेन फिर वही होगा, फिर यहाँ पे इधर क्या होने लगेगा, हाई की तरफ तुम्हारा मोड़ जाएगा। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। आगे चलते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना। ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, इलेक्ट्रिको रेजोनेंट टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है कि यहाँ पे देखो क्या है कि रेजोनेंस के थ्रू पे हम इसकी बात करते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, जहाँ पे एक्सी बराबर हो जाता है एक्सएल के, और एक्सी बराबर हम जानते हैं 1/2 पाई एफ सी होता है, और यह एक्सएल क्या होता है 2 पाई एफ एल के बराबर होता है। तो इस कंडीशन का यूज़ करके हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हमने एक ले लिया है लेमिनेटेड कोर ले लिया है,
लैमिनेटेड आयरन कोल ले लिया है, इसके ऊपर मैंने एक कॉइल फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। ये फिक्स्ड कॉइल है, इसको मैंने सप्लाई से जोड़ दिया है, फिक्स्ड कॉइल है और सप्लाई से इसको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने एक और कॉइल जोड़ दिया है जो कि मूवेबल कॉइल है, स्प्लेंडर पे रखा गया है। इसी पे मैंने पॉइंटर लगा दिया है, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी का मीटर लगा दिया, इधर लोअर होगा इधर हायर होगा। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज की बात होगी। मैंने क्या किया है, इसमें बहुत ज़्यादा इंडक्टर जोड़ दिया, कॉइल जोड़ दिया, क्योंकि इसको मैं इंडक्टर बनाना चाह रहा हूँ। और मैंने जो मूवेबल कॉइल है उसको मैं कैपेसिटर बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं कैपेसिटर जोड़ दिया हूँ। और इसमें करंट फ्लो हो रही IM, और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो I होगी, जो सप्लाई करंट होगी, ठीक है। तो ऐसे समझो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटेंस क्यों जोड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें रेजोनेंस के थ्रू ही बताना है। तो केस नंबर 1 में देखो, केस नंबर 1 में क्या होगा, मैंने फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज दे दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं XL की बात करूँ तो XL बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई FL। और XC की बात करूँ ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई FC। और रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ तो रेजोनेंस में FC बराबर XL होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, तो जो XC की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी जितना मेरा XC है उतना ही मेरा XL है, दोनों क्या है, सेम है। XC XL दोनों सेम है, तो XL यहाँ पे सेम है, तो इसमें भी सेम करंट जाएगा और इसमें भी सेम करंट, दोनों में सेम करंट जाएंगे तो उनके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दोनों सेम बनेगी, जिसकी वजह से दोनों में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन बनेगा, जो भी बनेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, जो कि अपोजिट नेचर में होगा और एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट हो कर देगा। तो केस नंबर 1 ये है। केस नंबर 2 में देखते हैं। केस नंबर 2 में मैंने क्या कर दिया, 48 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज से कम मैंने फ्रीक्वेंसी दे दी, लोअर फ्रीक्वेंसी दे दी। तो क्या हो जाएगा, XL देख लेते हैं, 2 पाई FL होता है और XC बराबर होता है 1/2 पाई FL। जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी को कम किया, फ्रीक्वेंसी कम यानी यहाँ पे नीचे फ्रीक्वेंसी कम है तो मेरा XC क्या हो जाएगा, XC बढ़ जाएगा और XL यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैंने फ्रीक्वेंसी कम की तो XL घट गया, ये XL मेरा क्या कर गया, घट गया और XC बढ़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो XC मेरा क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। XC बढ़ गया तो XC जब बढ़ जाएगा तो इसमें जो करंट आएगा वो कम आएगा, इसमें करंट जो जाएगा ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ज़्यादा बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ज़्यादा बनेगी और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी। तो ये क्या कर देगा, इसको रिपल कर देगा, ये एक दूसरे की क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपल करेंगे, तो ये इधर घूम जाएगा, लोअर की तरफ घूम जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसका क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है। आज केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, केस नंबर 3 में देखो, केस नंबर 3 में मैंने 54 हर्ट्ज मान लो दे दिया, 50 से ज़्यादा। जब ज़्यादा हर्ट्ज दे दूंगा तो मेरा XL क्या हो जाएगा, XL मेरा बढ़ जाएगा। XL बढ़ जाएगा तो यहाँ पे मेरा XC क्या कर जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि 1/F है, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो XC घट गया है इसके अपेक्षा, ठीक है। अब XC घट गया तो यहाँ पे करंट कम जाएगा। जब यहाँ पे करंट कम जाएगा तो और यहाँ पे करंट ज़्यादा बनेगा। जब यहाँ पे करंट ज़्यादा बनेगा, 1 मिनट यार, फिर से देखते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में थोड़ा सा गड़बड़ है क्या। केस नंबर 2 देखते हैं, 48 हर्ट्ज मैंने दिया था फ्रीक्वेंसी। जब 48 हर्ट्ज दिया था तो यहाँ का जो XL था मेरा घट गया था और XC जो मेरा था XC बढ़ गया था, ठीक है। यहाँ पे XC घट जाएगा, बढ़ गया था, सही है नहीं सही है। केस नंबर 3 ये देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या, 54 हर्ट्ज दे रहा हूँ, 54 हर्ट्ज यानी हाई फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी जब मैं दूंगा तो यहाँ पे XC मेरा क्या कर जाएगा, घट जाएगा और XL मेरा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जब XL बढ़ जाएगा तो इसमें कम करंट जाएगा, कम करंट जाएगा तो ये कम मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगा, यानी ये लोअर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो ये क्या कर देगा, इसको इधर ढकेलेगा, यानी ये इसको ढकेल रहा था इधर, ये इसको इधर ढकेल रहा था, तो कौन जीतेगा, ये वाला जीतेगा। तो पॉइंटर की तरफ चला जाएगा हायर की तरफ, तो बताएगा कि तुमने फ्रीक्वेंसी हाई लगाई है। तो इस तरह से हम इससे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करते हैं। अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन पढ़ लेना। ये देखो पावर फैक्टर मीटर है, ये 2 तरह के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज होते हैं। तो मैं सिंगल फेज 3 फेज दोनों सेम ही होते हैं, मैं एक का बता दे रहा हूँ, दूसरा लिख लेना, पेपर में कभी आया नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, पावर फैक्टर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसका देखो कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन होता है कि 2 फिक्स्ड कॉइल लिया जाता है, एक ये फिक्स्ड कॉइल हो गया, ये एक फिक्स्ड कॉइल है, एक ये दो फिक्स्ड कॉइल है। और फिक्स्ड कॉइल हमेशा किस में रहते हैं, सीरीज में रहते हैं,
कनेक्टेड लोड के साथ सीरीज में रहते हैं, तो इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये लोड है, देखो एक फिक्स्ड कॉयल यहाँ पे मैंने कनेक्शन दे दिया, दूसरा इस फिक्स्ड कॉयल के साथ, ये यहाँ ये लोड से कनेक्शन लिया इस फिक्स्ड कॉयल में, फिर यहाँ से लेते लेते यहाँ गया, इस लोड में मैंने कनेक्ट किया, फिर यहाँ से इस लोड में, और ये सप्लाई आ गई। तो ये क्या है, सीरीज में होते जा रहा है। तो ये फिक्स्ड कॉयल हो गया। ये दो मूवेबल कॉयल हम लेते हैं, इस तरह से बनाए रहते हैं कि दो मूवेबल कॉयल एक दूसरे से 90 डिग्री पे क्या हो, अलाइन हो। ठीक है, 90 डिग्री पे अलाइन होंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे कॉइल ए के साथ हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, कॉइल बी के साथ हम इंडक्टर जोड़ देते हैं। जब 3 फेज में जाओगे तो यहाँ पर भी इंडक्टर जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे एक को हम रेजिस्टिव बनाना चाहते हैं, एक को हम इंडक्टिव बनाना चाहते हैं, और दोनों क्या कर देंगे, एक लैग करेगा, एक और लीड करेगा। इस तरह से हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। बाकी पॉइंटर यहाँ पे लगा दिया हूँ बी पे, और यहाँ पे तुम्हारा स्केल हो गया। अब बात करते हैं वर्किंग पे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, वर्किंग प्रिंसिपल सेम वही, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोगे तो यहाँ से एक फिक्स्ड कॉयल, एक यहाँ फिक्स्ड कॉयल है, दोनों क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। अब दोनों को यहाँ पे काटेंगे, जब काटेंगे तो यहाँ पर भी ईएमएफ जनरेट होगा, दोनों में ईएमएफ क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब इसमें डिपेंड करता है कि ईएमएफ ऑफ ई ग्रेटर देन है कि ईएमएफ ऑफ बी ग्रेटर देन है। जो ग्रेटर देन होगा वो जीत जाएगा, उधर घूम जाएगा। मान लो तुम्हारा क्या है, बी ग्रेटर देन है, बी ग्रेटर देन है तो इधर तुम्हारा ये क्या करेगा, इधर ढकेलना चाहेगा ए को, और ए इसको इधर ढकेलना चाहेगा तो बी तुम्हारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर ए बड़ा हो जाएगा तो इधर तुम्हारा पॉइंटर चला जाएगा। तो ये इसका क्या है, वर्किंग है। ज़्यादा मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि नहीं आता है, ये बहुत कम आता है। बाकी चीज़ें लिख दी गई हैं, देखो मैं ख़त्म करूँगा, बस 3 फेज में भी वही चीज़ें लिखी गई हैं, बस यहाँ पे रेजिस्टेंस लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। बताना यार कैसा लगा। जो जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं उसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हारा एग्ज़ाम भी बहुत पास आ गया, बहुत ज़्यादा तुम लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मुझे जल्दीबाजी में क्या करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। इसलिए थैंक यू यार, कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब लाइक कर देना। जैसे जैसे तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे वैसे वैसे तुम्हें पूरी वीडियो मिलती जाएगी। ओके, थैंक यू।